सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। आज के इस वीडियो में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की वार्षिक आय के आधार पर इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है उसको एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यह एक एक्सेल शीट तैयार की गई है। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट में सबसे पहले ग्रॉस सैलरी आती है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बेसिक पे प्लस डीए प्लस जो भी आपको भत्ते मिलते हैं और बोनस और जितने भी डीए एरियर्स आपके बनते हैं उन सबको मिला के एक वित्तीय वर्ष में आपकी ग्रॉस सैलरी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी मान लेते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी 8,53,600 रुपया है। यह हम सभी काल्पनिक मान रहे हैं। उसके पश्चात आता है लेस अलाउंसेस। जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं और जो एग्जेम्प्ट होते हैं उनको हम यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एचआरए अंडर सेक्शन 10(13)(a) के तहत एचआरए में यदि आप छूट का दावा प्रस्तुत करते हैं तो आप उसकी राशि को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। एचआरए में छूट संबंधी वीडियो को भी आप हमारे चैनल में सर्च कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या आप एचआरए की छूट के दायरे में आते हैं अथवा नहीं आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखे हुए जितने भी अलाउंसेस हैं और यदि आप उनमें छूट का दावा प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पर उसकी राशि आपको लिखनी होगी। हम फिलहाल यहाँ पर दो प्रकार के छूट के दावा करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिकली यहाँ 50,000 रुपये का डिडक्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर 50,000 यहाँ पर लिख देते हैं। और दूसरा हिल डेवलपमेंट अलाउंस, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,600 रुपये है, उत्तराखंड राज्य में मिलता है। अन्य राज्यों में जो भी अलाउंसेस मिलते हैं और यदि वे छूट के दायरे में है तो आप उसको लिख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जो हिल डेवलपमेंट अलाउंस यानी एसडीए मिलता है उसमें जो मैक्सिमम छूट लिमिट है वह 3,600 रुपये 3,600 रुपया है। अर्थात यदि किसी साथी को 3,600 रुपये से ज़्यादा एसडीए मिलता है तो उसको छूट केवल 3,600 की मिलेगी। लेकिन यदि 3,600 से कम मिलता है, जैसे मान लिया किसी को 3,000 मिलता है, तो छूट केवल 3,000 की ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 3,600 रुपये यहाँ पर एसडीए में छूट मिल गई है। तो ये कुल मिला के 53,600 रुपये की छूट हो जाती है। तो 8,53,600 में से हम 53,600 रुपये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस निकल के आता है वो 8 लाख रुपये निकल के आता है। इस एक्सेल शीट को स्क्रॉल डाउन करके जब हम नीचे आते हैं तो इसके दूसरे पार्ट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। जैसे यदि आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट है जो एक वित्तीय वर्ष में आपने चुकाया है उसका उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है। परंतु इस केस में हम यह मान के चलते हैं कि संबंधित शिक्षक या कर्मचारी ने किसी भी प्रकार का होम लोन नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसके इंटरेस्ट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझेंगे। हम अभी दूसरा केस लेंगे, उसमें हम होम लोन के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो होम लोन में हमने कोई राशि यहाँ पर नहीं दर्शाई है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो सेविंग अकाउंट है उसके अलावा एफडी आरडी से मिलने वाले ब्याज की राशि, सेविंग अकाउंट से मिलने वाली ब्याज की राशि और इसके अलावा यदि आप को फैमिली पेंशन या पेंशन से मिलने वाली जो राशि है उसका जिक्र भी यहाँ पर करना आवश्यक है। एनी अदर इनकम, यदि कोई अन्य प्रकार की इनकम आपकी है तो उसको यहाँ पर दर्शाना आवश्यक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सेविंग अकाउंट से आपको ब्याज की राशि मिलती है एक वित्तीय वर्ष में, उसमें अधिकतम सेक्शन 80 TTA के तहत आप 10,000 रुपये तक की छूट का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु एफडी आरडी इत्यादि विकल्पों से मिलने वाली जो ब्याज की राशि है उसमें छूट के दावे का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस उदाहरण में हम यह मान लेते हैं कि आपको एफडी आरडी इत्यादि से जो ब्याज मिला है वह 6,000 रुपये का है और जो आपको सेविंग अकाउंट में ब्याज की राशि मिली है सेविंग अकाउंट से वह 9,000 रुपये मिली है। तो 9,000 और 6,000 ये 15,000 रुपये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत मिलती है। तो आपकी जो कुल राशि है वह 15,000 हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। तो इस प्रकार से आपकी जो कुल राशि बन जाएगी अब वह बन जाएगी 8 लाख प्लस 15,000, तो यह 8,15,000 रुपये आ जाती है।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पश्चात अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो इसमें सक्सेप्शंस होते हैं ATC, ATCC, ATCCD1 इत्यादि। तो इनमें जो आप सेविंग्स करेंगे उनमें जो छूट की अधिकतम राशि है वह 1.5 लाख रुपये तक की होती है, 1,50,000 रुपये तक की। यदि आपकी सेविंग की राशि 1,50,000 से अधिक भी है तो इसमें आपको छूट केवल 1.5 लाख रुपये तक की ही मिलती है। अब इसमें आप देखेंगे GPF की अमाउंट, PPF की अमाउंट, NSC, यूलिप, ट्यूशन फीस इत्यादि जितने भी यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, जिन जिन में आपने निवेश कर रखा है उन विकल्पों में आप निवेश की राशि भरते जाएंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण सेट कर रहे हैं एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई NPS से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी यदि GPS से आच्छादित हैं तो वे GPF की अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन्होंने PPF में निवेश किया एक वित्तीय वर्ष में 80,000 रुपये का। इनकी जो ट्यूशन फीस बच्चों की गई वो 30,000 रुपये सालाना गई। GIS यानी ग्रुप इंश्योरेंस जो इनकी वेतन से कटौती हुई 2,400 रुपये की हुई। और LIC इन्होंने 18,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम दिया। तो इस प्रकार जो इनकी सेविंग्स है 1,30,400 रुपये है। जबकि इसकी जो मैक्सिमम छूट है यहाँ पर लेने की 1.5 लाख रुपए तक की हम ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ATCCD1 में कि ATCCD1 में क्या हमारी राशि आती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी है उनका जो वार्षिक अंशदान है एक वित्तीय वर्ष में बेसिक प्लस DA का 10% जो उनकी सैलरी से कटौती होती है वह 70,000 रुपये की होती है। अब आप देखेंगे कि 70,000 रुपये में से हमने 19,600 रुपये यहाँ पर 1,30,400 में ऐड किए, तो ये पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपये बन जाएगा। तो इस ATCCD1 के तहत हम यह भी कर सकते हैं जो हमारी NPS की अंशदान है उसमें 50,000 रुपये का तो एडिशनल टैक्स बेनिफिट हमें मिलेगा ही। उसके अलावा जो राशि बच गई और यदि आपकी सेविंग में 1.5 लाख पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप उसमें शेष बची हुई राशि को 1.5 लाख को पूरा करने के लिए जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 70,000 रुपये में से 50,000 रुपये हमें मिल गई छूट एडिशनल टैक्स बेनिफिट की और 1.5 लाख रुपये मिल गई हमारी सेविंग की। तो इस प्रकार से 1,50,000 और 50,000 ये 2 लाख रुपये तक की हमें यहाँ पर छूट मिल गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं ATCCD2 की। यदि आपके वेतन सैलरी में सैलरी स्लिप में जो सरकार का अंशदान है वह 14% जुड़ के आ रहा है तो यहाँ पर आपको ATCCD2 में 14% शेयर का उल्लेख करना आवश्यक है। यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट का शेयर 98,000 रुपये है तो ये 98,000 भी पूरा का पूरा यहाँ पर छूट के दायरे में आ जाएगा। यदि आपके वेतन स्लिप में ये जुड़ के नहीं आ रही है आपकी ग्रॉस सैलरी से तो यहाँ पर इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह मान के चलते हैं कि जो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी है उसकी जो हमने सबसे टॉप में ग्रॉस सैलरी लिखी वो 8,53,000, उसमें सरकार का अंशदान भी शामिल था 14%। तो यहाँ पर अब पूरे का पूरा ये जो हमें छूट मिलेगी 2,98,000 रुपये की मिल जाएगी क्योंकि 98,000 रुपये यहाँ पर सरकार का 14% है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 6A के अदर सेक्शंस ATE, ATG, ATTTA इत्यादि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ATE यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है स्वयं के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए और उसका जो वार्षिक आप ब्याज की राशि चुकाते हैं एक वित्तीय वर्ष में वो पूरी की पूरी राशि टैक्स फ्री होती है तो उसका उल्लेख यहाँ पर आप ATE के अंतर्गत कर सकते हैं ब्याज की राशि का। ATGG यदि आपने किसी PM फंड में या CM रिलीफ फंड में कोई अंशदान दिया है तो उसकी पूरी की पूरी राशि टैक्स फ्री होती है, उसका जिक्र यहाँ पर आप कर सकते हैं। ATD यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कोई ले रखा है जो ATD के अंतर्गत आता है तो उसकी जो वार्षिक प्रीमियम की राशि है उसमें आप 25,000 रुपये तक की छूट का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही 5,000 रुपये तक की एडिशनल छूट का दावा और कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के रूप में। हम यह मान के चलते हैं कि संबंधित शिक्षक या कर्मचारी का जो हेल्थ प्रीमियम जाता है वह 12,000 रुपये वार्षिक जाता है तो यहाँ पर हमने 12,000 रुपये इसको एंटर कर दिया है। अब बात करते हैं हम ATGG की। तो यहाँ पर हमने कोई PM रिलीफ फंड या CM रिलीफ फंड को डोनेशन नहीं दिया है और यहाँ पर अंडर सेक्शन ATTTA अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि जो सेविंग अकाउंट से मिलने वाली ब्याज की राशि है वह 9,000 रुपये थी ऊपर, तो ये पूरी की पूरी राशि टैक्स फ्री के दायरे में आ जाएगी सेक्शन ATTT के A के अंतर्गत। यदि यह राशि 10,000 से ज़्यादा होती तो आपको केवल यहाँ पर 10,000 रुपये तक की ही छूट मिलती, लेकिन चूंकि यह 10,000 से कम है 9,000 तो यहाँ पर 9,000 की पूरी आपको छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस सेक्शन के अंतर्गत 12,000 आपको हेल्थ प्रीमियम के, 9,000 रुपये आपको जो ATTTA के अंतर्गत सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज है उसकी छूट मिल गई। तो यहाँ पर डिडक्टेबल अमाउंट हो जाएगी 12,000 प्लस 9,000, तो 12,000 और 9,000 21,000 रुपये की यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी। जबकि सेविंग अकाउंट के अलावा जो FD RD इत्यादि से आपको ब्याज मिला है 6,000 वह छूट के दायरे में नहीं आएगी।
तो यहाँ पर केवल आपको छूट के दायरे में आने वाली राशि 9,000 रुपये मिलेगी सेविंग अकाउंट से जो आपको ब्याज मिला है। तो इस प्रकार से 12,000, 9,000, 21,000 हो गया और जो पूरी की पूरी छूट की अमाउंट बनी वह 2,98,000 प्लस 21,000, तो यह 3,19,000 रुपये की राशि आ जाती है जो कि आपकी डिडक्टेबल होगी आपकी ग्रॉस इनकम से। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस इनकम थी वो थी आपकी 8 लाख रुपए प्लस जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पे आपको मिले थे 6,000 प्लस 9,000 15,000 8,15,000। हमने 8,15,000 में से 3,19,000 को माइनस कर देना है तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी 4,96,000 रुपया। अब इस 4,96,000 को आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अब जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अनुसार 4,96,000 की हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि हम पे कितना टैक्स आएगा। इसका जो स्लैब है उसमें 0 से 2.5 लाख रुपए तक की नील होती है यहाँ पर टैक्स, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा टैक्स। अब उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की जो राशि है उसमें 5% टैक्स पड़ता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की राशि आ रही है जो हमारी 2,46,000 रुपया। इसमें जो 5% का टैक्स पड़ेगा वह 12,300 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा अब हमारे पास कोई राशि शेष नहीं बचती, तो यहाँ पर और कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस केस में संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को जो टैक्स पड़ रहा है वह 12,300 रुपये पड़ रहा है। अब चूंकि इनकी जो टैक्सेबल राशि है वह 5 लाख रुपए से कम है, तो अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत जो इसमें टैक्स रिबेट मिलती है वह 12,500 रुपये तक की मिलती है और इनका जो टैक्स आ रहा है 12,300 रुपये है, तो ये पूरी की पूरी राशि छूट के दायरे में आ जाएगी, इसका टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को पड़ने वाला टैक्स है वह नील हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरे केस के रूप में देखते हैं कि यदि आपने होम लोन लिया है और आपकी जो ग्रॉस इनकम है वह ज़्यादा है। यहाँ पर हमने ये नवीन जो तैनाती वाले शिक्षक कर्मचारी हैं उनके लिए उदाहरण दिया था क्योंकि उनकी ग्रॉस इनकम शुरुआती दौर में कम होगी, परंतु अब हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें उनकी ग्रॉस इनकम ज़्यादा होगी और उन्होंने होम लोन भी ले रखा है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि उनके टैक्स का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी है जो उनकी ग्रॉस सैलरी है जिसके अंतर्गत बेसिक पे HRA, DA और जो बोनस मिल रहा है आपको और DA एरियर्स इत्यादि हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं वो मिलके आपको 12,57,964 रुपये बनती है। अब फिर से हम यहाँ पर जो अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं वो दो ही प्रकार के कर रहे हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑब्वियसली वो घटेगा ही 50,000 रुपये का ओल्ड टैक्स रिजिम में, और 3,600 रुपये हम SDA को घटा रहे हैं, तो 53,600 रुपये हमने यहाँ पर माइनस कर दिए। तो इस प्रकार से जो अब नेट सैलरी बनी इसकी वो 12,04,364 रुपये बन जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम होम लोन के बारे में। यदि संबंधित शिक्षक या कर्मचारी ने होम लोन ले रखा है और जो उसका वार्षिक इंटरेस्ट वो देते हैं उसको यहाँ पर हमें माइनस करके इस एक्सेल शीट में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि संबंधित शिक्षक कर्मचारी ने होम लोन लिया है और जो उसका वार्षिक ब्याज दिया जाता है उनके द्वारा, जो बैंक के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा लास्ट में वित्तीय वर्ष के अंत में, उसके अनुसार इसमें जो इनकी जो होम लोन की राशि में चुकाया गया ब्याज है वह 1,90,000 रुपये है। तो यहाँ पर इसको हम माइनस करके लिख देंगे 1,90,000 रुपये। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो 12,04,364 में से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10,34,364 रुपया। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर मान लिया है कि FD/RD से जो इनको ब्याज मिला वो 8,000 रुपये है और 12,000 रुपये इनको जो सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज है वह 12,000 रुपये, तो 20,000 इसमें और जुड़ जाएगा इनकी ग्रॉस में और 1,90,000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 10,34,364 रुपये इनकी इनकम आ जाएगी। अब इसमें चैप्टर 6A में फिर से वही आएंगे हम, यहाँ पर PPF या ट्यूशन फीस इत्यादि का जो भी इनके निवेश हैं उनका यहाँ पर हम उल्लेख कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें हमने भर दिया है इनकी, जैसे PPF की राशि 40,000 रुपये है, ट्यूशन फीस 22,000 रुपये है, ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ पर 2,400 रुपये है, LIC 45,000 रुपये की है और होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह भी 1.5 लाख के अंतर्गत ही आएगा, वो मान लिया हमने 1,20,000 रुपये है। तो यहाँ पर ये टोटल निवेश इनका बन गया 2,29,400 रुपये का, परंतु इनको छूट मिलेगी 1,50,000 तक की ही। अब उसके बाद 80CCD1 में जो इनका शेयर है, एम्प्लॉय का शेयर 1,10,000 रुपया है, जो बेसिक प्लस DA का 10% है 1 वर्ष का, तो वो 1,10,000 है, परंतु चूंकि यहाँ पर 1.5 लाख की पहले ही छूट मिल चुकी है तो इसका कोई भी अंश यहाँ पर काम नहीं आएगा। अब 1,10,000 में 50,000 रुपये की आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा।
यदि आपकी वेतन स्लिप में जो गवर्नमेंट का अंशदान है वह भी जुड़ के आ रखा है आपकी ग्रॉस सैलरी में, तो वो पूरा का पूरा यहाँ माइनस हो जाएगा सेक्शन 80 CCT 2 के अंतर्गत। मान लिया यहाँ 1,54,000 गवर्नमेंट का अंशदान है तो वह भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो डिडक्टेबल अमाउंट होगी वो 3,54,000 बन जाएगी, 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,54,000। अब यहाँ पर इसके दूसरे सेक्शन में आते हैं हम कि 80D, मान लिया कि इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वह 15,000 रुपये का ले रखा है, तो हमने यहाँ पर 15,000 लिख दिया। अब बात करते हैं हम कि इंटरेस्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेविंग अकाउंट से इनको मिलने वाला इंटरेस्ट है वह 12,000 रुपये है और FD से मिलने वाला इंटरेस्ट 8,000 रुपये है। परंतु सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत जो इनको मैक्सिमम छूट मिल सकती है सेविंग अकाउंट की वो 10,000 रुपये तक की मिल सकती है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये 80 TTA के अंतर्गत क्लेम हो गया है। तो इस प्रकार से 80D के अंतर्गत 15,000 और 80 TTA के अंतर्गत 10,000 यानी टोटल 25,000 रुपये इनका और क्लेम हो जाता है। तो ये 3,54,000 प्लस 25,000 3,79,000 रुपये यहाँ पर इसको डिडक्टेबल हो जाएगा। तो जो इनकी ग्रॉस इनकम है 10,34,354, उसमें से 3,79,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट जो बनेगी 6,55,365 रुपये, ये राउंड फिगर में आ जाएगी। अब 6,55,365 का जो इनकम टैक्स निकालना है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है 6,55,365 रुपया। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब के अनुसार जो 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है उसमें 0 रुपीज़ वो पड़ता है इनकम टैक्स, तो यहाँ पर 0 आ गया है। अब जो 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की इनकम है तो यहाँ से 2.5 लाख रुपए ही होगी। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच की इनकम, तो उसका 5% यानी 2.5 लाख का 5% यानी कि 12,500 रुपये यहाँ पर टैक्स और पड़ेगा। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम, तो 5 लाख से 10 लाख की इनकम यहाँ पर हो जाएगी 5 से 6 1,55,365 रुपया। तो 1,55,365 में 20% के हिसाब से टैक्स और पड़ेगा, तो यह 31,073 रुपये और आ जाएगा। तो इस प्रकार जो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी पर टैक्स पड़ेगा वह पड़ेगा 12,500 प्लस 31,073 रुपये, तो ये टोटल आ जाता है 43,573 रुपीज़। तो ये राउंड फिगर में इतना आ गया है। अब इसमें 4% एजुकेशन सेस लगेगा, तो यहाँ पर ये सेस लग के 1,743 रुपये और हो गया, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यह 45,316 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपने एडवांस में कोई टैक्स अपनी सैलरी से कटाया है और यह टैक्स इससे ज़्यादा है इस अमाउंट से, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपको रिफंड हो जाएगा 45,315 रुपये राउंड फिगर में। यदि आपने एडवांस टैक्स नहीं कटाया है तो आपको टैक्स देना होगा। यदि एडवांस टैक्स आपने कम कटाया है तो भी आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर हमने जो 1 मार्च से फरवरी 2023 तक जो हमारा टैक्स कटा 40,000 रुपये है, तो अभी आपको 5,315 रुपये का और टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आप अपनी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अपनी वेतन स्लिप से ही किस प्रकार से बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।